नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागर फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आपको पता है मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द 2500 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आऊंगा। तो साथियों, मैं लेकर आ चुका हूं। ये 2500 प्रश्नों के अंतर्गत पहली क्लास है जिसमें आपको मिलेंगे भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भी बेहतरीन प्रश्न बनने की संभावना है एवं विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर। दोस्तों, आज की जो क्लास है ना, उस क्लास में मैं 25 प्रश्न लेकर आया हूं। अब आप सोचोगे कि मात्र 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न संख्या है, लेकिन इसी क्लास में आप देखोगे कम से कम 100 प्रश्न कवर कराऊंगा आपको मैं 25 प्रश्नों के साथ, क्योंकि उसमें जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों का भी मैं साथ साथ विश्लेषण करने वाला हूं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। यह रहा आपका पहला प्रश्न, पढ़ते हैं। अगस्त 1953 में, कब? अगस्त 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न में से कौन सदस्य थे? आरएस प्री 2023 का प्रश्न है। अब आप देखोगे इसमें क्या पूछा है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब आप मुझे बता दो, जब मैंने राज्यों के पुनर्गठन से लेकर आपको जो वीडियो थी पुनर्गठन को लेकर, उसमें इस राज्य पुनर्गठन आयोग को मैं डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्यीय आयोग था। 1953 में इसका गठन होगा, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और 1956 में एक संविधान संशोधन होगा, 7वां, और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, बताया था। अब आप देखिए प्रश्न है, कौन सदस्य थे? तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष भी थे और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम भी था, फजल अली आयोग। के एम पन्नीकर सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करो। 2 और 3 है तो सही, लेकिन एक दूसरा भी है, चौथा भी है। 1 2 3 4 एक तो है नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 3 और 4 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है वो है, राम मनोहर लोहिया ने निम्न में से किस राजनेता को गूंगी गुड़िया की संज्ञा दी है? क्या है? गूंगी गुड़िया। यूजीसी नेट 2024 जो अभी 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ था, जो रद्द हो चुका है, इसमें पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह प्रश्न आया है, गूंगी गुड़िया। अगर गूंगी गुड़िया की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, आपको पता है ये जो इंदिरा गांधी हैं, ये भारत की 3rd पीएम थी। क्लियर है? 3rd पीएम थी। प्रथम महिला पीएम भी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो ये भी थी। साथ में आप पढ़ोगे, फर्स्ट पीएम आपको खूब पता है, जेएल नेहरू जी थे, जो 1964 तक रहेंगे, 27 मई 1964। अगर सेकंड पीएम की बात करें तो शास्त्री जी थे, शास्त्री जी रहेंगे जनवरी 1966 तक। और जैसे 1966 में ताशकंद में इनकी निधन होगा, इसके बाद पीएम बनेंगी इंदिरा गांधी, जिसको गूंगी गुड़िया कहते हैं। अब गूंगी गुड़िया क्यों कहा? देखो, जैसे ही ये जो इंदिरा गांधी हैं, ये शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी, ठीक है। उस समय के जो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, के कामराज, कांग्रेस के, चाहते तो ये भी बन सकते थे, लेकिन ये इस तरह का पीएम बनाना चाहते थे जो इनके इशारों पर काम करे। क्लियर है? तो इशारों पर काम करने के लिए इन्होंने पीएम बना दिया किसको? इंदिरा गांधी को, और संज्ञा दे दी गूंगी गुड़िया की। लेकिन यही इंदिरा गांधी आगे चल के एक तरह से भारत में तानाशाह शासक का रूप ले लेंगी। और आपको पता है, आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में आपातकाल लगेगा। ठीक है, तो गूंगी गुड़िया की कहानी ये थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को राज्य की आत्मा, भारतीय संविधान को राज्य की आत्मा की संज्ञा किसने दी है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना,
क्योंकि आत्मा शब्द देखते ही सबसे पहले ऑप्शन आप देखते हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया था अगर राज्य की आत्मा की बात करें तो आंसर अलग है, संविधान को राज्य की आत्मा की संज्ञा दी है। अगर प्रस्तावना की पूछे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा संज्ञा किसने दी है, तो आपका आंसर बिल्कुल अलग होगा इससे। और अगर आर्टिकल अनुच्छेद 32 को पूछे, अनुच्छेद 32 को भी आत्मा की संज्ञा दी है, तो इसका आंसर अलग होगा। अब यहां पूछा है भारतीय संविधान को राज्य की आत्मा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। के एम मुंशी ने राज्य की आत्मा की संज्ञा दे दी संविधान को, लेकिन अगर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताने वाले थे तो वो थे मित्रों ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को, अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 जिसमें आप पढ़ोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? जब आप पढ़ोगे संवैधानिक विकास, क्या पढ़ोगे? और संवैधानिक विकास को हम दोस्तों दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप पढ़ोगे 1773 से लेकर 1857 तक, और दूसरा आप पढ़ोगे 1858 से लेकर 1947 तक। अगर हम बात करें तो पहला अधिनियम आएगा 1773 में, और ये जो प्रथम चरण है वो 1857 को चलेगा, क्योंकि यहां पर 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और यहां से शासन चला जाएगा ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन, महारानी विक्टोरिया के अधीन। तो ये दो चरणों में या दो पार्टों में हम संवैधानिक विकास को डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में पहली बार कोई कदम उठाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जब आप रेगुलेटिंग एक्ट देखते हो तो इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसको उसके अधीन कर देंगे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे वॉरेन हेस्टिंग। और इसी के द्वारा आपको पता है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी, और आप पढ़ते हो कि कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके विरुद्ध भी लंदन के प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। क्लियर है ये डाटा? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन मैं प्रश्न में जितने भी फैक्ट आएंगे, जितने भी तथ्य आपको मिलेंगे, उनसे रिलेटेड पूरा मैं डेटा आपको क्लियर करूंगा। देखते हैं प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, अभी मैंने बताया था बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, आप बाद में एक पृथक्करण की नीति देखोगे, है ना, सहायक संधि वगैरह जब आप पढ़ते हो लॉर्ड बेलेजली की, उससे पहले एक अधनस्थ पृथक्करण की संधि आप पढ़ोगे, वो लॉर्ड हेस्टिंग है, ये वॉरेन हेस्टिंग है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विषय निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? असत्य पूछा है। अब देखो वर्तमान में जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना वो ऐसे प्रश्नों का है। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको केवल एक फैक्ट याद नहीं हो, बल्कि जो भी टॉपिक है ना उसके सारे फैक्ट आपको आने चाहिए। केवल एक फैक्ट से प्रश्न सही हो जाए वो ऐसा नहीं चाहता है, तो वो ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है, और वर्तमान में ऐसे प्रश्नों की ट्रेंडिंग में है। प्रश्न देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है, सत्य है। बंबई और मद्रास को इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर देंगे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बनेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स बनेंगे। तो ये है 1773 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल के। ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? आरएस वो प्रथम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर 2022, 17 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये जो प्रश्न पूछा गया था। अब आप देखेंगे कि बात कर रहा है एग्जामिनर 26 जनवरी 1950 की और पूछ रहा है राजस्थान को लेकर। मैंने आपको बताया था राज्य पुनर्गठन जब पढ़ाया था और हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से लेकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जो यात्रा तय की थी ना, उस क्लासेज को आप देखना, पूरी डिटेल में मैंने क्लास में बताया है। 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो इस दिन आपको पता है भारत का संविधान लागू होगा। क्लियर है? लागू जब होगा तो कैटेगरी चार कैटेगरी के राज्यों में डिवाइडेशन किया गया था, ABCD। मैंने आपको बताया था एक कैटेगरी में आप रखोगे ब्रिटिश प्रांत को, जिन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बी कैटेगरी में आप रखोगे देसी रियासतों को। किसको? देसी रियासतों को। सी कैटेगरी में आप चीफ कमिश्नर प्रांत, क्या है? चीफ कमिश्नर प्रांतों को। और डी कैटेगरी में हमने रखा था अंडमान निकोबार को। तो राजस्थान, जहां देसी रियासत राजा रजवाड़े राज करते थे, वो राज्य था। तो राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ये 26 जनवरी 1950 से लेकर आप देखोगे 1 नवंबर 1956, जब 7वां संविधान संशोधन लागू होगा तो ये जो राज्यों की कैटेगरी है ABCD ये समाप्त होंगी और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी बताया था जब हमने वो प्रश्न किया था 1773 के सत्य वाला, उसमें था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और इसमें पूछा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग अगर आए तो वॉरेन हेस्टिंग बेटा थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो आपको बंग भंग याद होगा, बंग भंग हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पर। और एलिजा एम्पे की बात करें तो जो कलकत्ता में न्यायालय था ना 1774 में, उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। क्लियर है? मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट प्रश्न, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई? तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अगर 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें दोस्तों, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ना, उनको 20 वर्षों के लिए और व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। और क्या होगा इसमें, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल जाएगी और 1 लाख प्रति वर्ष आप शिक्षा पर, संस्कृति पर खर्च करने की भी अनुमति मिलेगी भारत में 1 लाख प्रति वर्ष। यह है 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के संबंध में कौन सा है? 1833 के संबंध में क्या पूछा है दोस्तों? असत्य। देखो एग्जाम में जब भी प्रश्न आपको सत्य असत्य का मिले तो इस पे जरूर ध्यान देना है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। यहाँ एग्जामिनर आपसे प्रश्न को गलत करवाने की कोशिश करता है, तो इसमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है। असत्य देखो, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बिल्कुल सही है, सही है ना, क्योंकि 1833 के अधिनियम के द्वारा ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना, कब? 1773 में। ये अब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। क्लियर है? लॉर्ड मैकाले कौन है? लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1833 से पहले आप देखोगे तो इसमें सदस्य होते थे 3, एक सदस्य और बढ़ेगा और 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद है ना, उसमें 4 सदस्य होंगे और चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा जाएगा लॉर्ड मैकाले को, जो कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक की संज्ञा भी दी जाती है, लॉर्ड मैकाले को। क्लियर है? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, बिल्कुल सही है।
एक सही है, 2 सही है, 3 सही है। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, ये गलत है। तो असत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे प्रथम गवर्नर जनरल। अभी मैंने जो पीछे प्रश्न गया है भारत के गवर्नर जनरल वाला, उसमें कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष कश्यप ने भारत के केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री की संज्ञा कौन से चार्टर अधिनियम को दी है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1833 का चार्टर अधिनियम। एक्चुअल में पूरी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था पिछले प्रश्न में 1833 को लेकर। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा देखो होगा क्या, एक तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। एक क्या होगा, लॉर्ड मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल कर लेंगे। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएंगे। अब इसमें पूछा क्या है कि सुभाष कश्यप ने कौन से अधिनियम को केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री की संज्ञा दी है? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसी को सुभाष कश्यप ने गंगोत्री की संज्ञा दी है। तो गंगोत्री और सुभाष कश्यप दोनों नाम याद रखने हैं 1833 से। अगला प्रश्न देखेंगे बेटाओ, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली पढ़ो। क्या है? द्वैध शासन प्रणाली की बात कर रहा है प्रश्न में एग्जामिनर। तो आप देखोगे द्वैध शासन प्रणाली जब आप देखते हो प्रांतों में और केंद्र में, ठीक है। अब यहां बात किसकी की है? केंद्र की। तो केंद्र में 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 1935। लेकिन थोड़ा सा प्रांतों में द्वैध शासन की बात कर लें तो प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रारंभ होगा। क्लियर है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुआ है ना। अब ये प्रारंभ जब 1919 में हो गया तो समाप्त भी होगा। तो देखो अगर बात करता है एग्जामिनर कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, अगर बात करें कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ 1935 के द्वारा, और जब प्रांतों में समाप्त होगा तो प्रारंभ होगा केंद्र में, तो केंद्र में प्रारंभ होगा 1935 के द्वारा। क्लियर है? यहां से एक बात और पूछ लेता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ होगा वो कब से लागू हुआ? तो वो लागू हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 1921 से और चला 1 अप्रैल 1937 तक। क्लियर है ये डाटा आपको? नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन की जब भी बात आए, वैसे आजकल ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये क्या फैक्ट बेस्ड प्रश्न है? फैक्ट पूछ लिया। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहेंगे आप? लॉर्ड रिपन को। इजी प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो मैंने आपको बताया था, इसको बंग भंग से आप खूब जानते हो। बात करें लॉर्ड मेयो की, तो जो लॉर्ड मेयो है ना दोस्तों, ये लॉर्ड मेयो, इसके समय पर जनगणना प्रारंभ होगी। क्या होगी? जनगणना प्रारंभ होगी 1872 में। अब यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। नियमित जनगणना की अगर बात करें तो नियमित जनगणना जो प्रारंभ होगी दोस्तों वो होगी लॉर्ड रिपन के काल में। तो नियमित जनगणना की बात करें तो आंसर लॉर्ड रिपन होगा, और अगर जनगणना की शुरुआत की बात करें तो आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो ये अंतिम गवर्नर जनरल हैं भारत के। क्लियर है? अंतिम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, और जैसे ही 1858 का ताज शासन अधिनियम आएगा तो ये पद बदल देंगे इसका और क्या बन जाएंगे? वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने कब प्रस्तुत की? लॉर्ड माउंटबेटन, आपको पता है भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो इसी योजना के आधार पर हुआ था, और इस योजना को एक दूसरे नाम से जानते हैं। कौन सा है? 3 जून प्लान। जानते हैं कि नहीं जानते? 3 जून प्लान है। ये 3 जून प्लान है, ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना पेश करने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
3 जून 1947। इसमें एक डेट आई है 18 जुलाई 1947। 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने योजना पेश की, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया था दोस्तों 18 जुलाई 1947 को। एक डेट और देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर 3 में आपको 15 अगस्त 1947, इस दिन भारत स्वतंत्र होगा। और ऑप्शन नंबर 4 में आपको डेट मिलेगी 26 जनवरी 1950, इस दिन भारत एक गणराज्य बनेगा, गणतंत्र बनेगा और भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करें। यूजीसी नेट 2024 अभी आया है। सूची फर्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे, मैंने आपको संविधान के स्रोत वाली क्लास जो पढ़ाई थी ना, उसमें से प्रश्न है ये। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने किस किस देश से भारत के संविधान में प्रावधान लिए हैं। वैसे आपको पता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। लेकिन और भी चीजें जो हमने ग्रहण की हैं, तो अगर मूल अधिकारों की बात करें दोस्तों, तो मूल अधिकार हमने ले लिए अमेरिका से। अगर हम बात करें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये हमने ले ली आयरलैंड से। अगर आपातकालीन शक्ति की बात की जाए तो ये हमने जर्मनी से ले ली। और मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो हमने ले लिए यूएसएसआर से। अब ऑप्शन नंबर देखिए, ए का मिलान करना है सी से, ए का मिलान सी से करो। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ए को 3 से मिलाना है, बी को 4 से मिलाना है, सी को फर्स्ट से और डी को सेकंड से मिलाना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की संज्ञा निम्न में से किस भारत शासन अधिनियम को दी जाती है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार आप देखोगे तो ये है दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अब थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लें। देखो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है ना, इस समय जो भारत सचिव थे वो थे तो मार्ले, और ये जो मिंटो थे ये थे कौन? वायसराय। इसलिए इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दे दिया। अब मार्ले मिंटो सुधार से आपको एक बात और याद रखनी है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया जाएगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ होगी 1909 के शासन अधिनियम में। और 1909 के शासन अधिनियम में जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ होगी तो इसका जनक किसको मान लिया जाएगा? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो जो वायसराय थे, ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक हैं। आप शायद इसी में हो सकता है प्रश्न कि आप देखोगे मार्ले जो है वो मिंटो को पत्र लिखता है और वो कहता है कि हम नाक के वो दांत बो रहे हैं जिनका दुष्परिणाम आगे चल के भीषण होगा। ये मार्ले ने मिंटो को पत्र में लिखा है ना। तो ये था आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के अनुसार कौन से अधिनियम में, देखो इसी से प्रश्न पूछ लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है 1909 के भारत शासन अधिनियम की। मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा था एक तो कि हम नाक के वो दांत बो रहे हैं जिनका दुष्परिणाम भीषण होगा, और एक ये भी लाइन आपको याद रखनी है कि मुंशी जो प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे, इन्होंने 1909 के भारत शासन अधिनियम को लेकर एक लाइन बोली है कि ये जो अधिनियम था ना, इसने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। क्यों? आपको पता है कि इतने जो प्रयास कर रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो किस लिए कर रहे थे? स्वराज के लिए, होम रूल के लिए, स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए। और जैसे ही ये 1909 का अधिनियम आएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की जाएगी, तो के.एम. मुंशी कथन देंगे क्या कि इस अधिनियम ने भारत में प्रजातंत्र की हत्या कर दी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक अभी बोला था 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। और इसी में लॉर्ड मिंटो हैं जो कि तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे। इन्हीं को भारत में क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मार्ले की बात करें तो उस समय भारत सचिव थे। मोंटेस्क्यू की बात करें तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड आप आगे देखोगे 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? यूजीसी नेट 2024 का प्रश्न है।
राज्यपाल को अध्यादेश किसकी पूछी है? राज्यपाल की। कौन सी पावर पूछी है? अध्यादेश। जब आप देखोगे राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करेगा और राष्ट्रपति भी करेगा, दोनों के आर्टिकल अलग अलग हैं। भाई ऐसा है, जब सपोज करो एक तरह से राज्यों में विधानमंडल की बैठक नहीं हो रही हो, सदन आयोजित नहीं हो रहे हो, किसी भी कारण से सदन आयोजित किया जाना संभव नहीं है, और तुरंत प्रभाव से कोई ऐसे अधिनियम की कानून की जरूरत पड़ जाए, तो राज्यपाल को अध्यादेश करने की शक्ति है आर्टिकल 213 के तहत। आर्टिकल 123 की बात करें तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है? राज्यपाल की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है 213 के तहत। अगर अनुच्छेद 123 की बात करें तो अनुच्छेद 23 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर 217 की बात करें तो 217 बात करता है जजों की नियुक्ति की, कि जो और जज नियुक्त किए जाएंगे उनमें परामर्श लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, किससे? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से। अगर बात करें आर्टिकल 223 की, तो आर्टिकल 223 व्यवस्था करता है कार्यवाहक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, कार्यवाहक सीजीआई की व्यवस्था करता है आर्टिकल 223। आर्टिकल 217 है वो कहता है कि जजों की नियुक्ति करते समय परामर्श लेना है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से। 123 जो आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 213 है उसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। साइमन कमीशन के गठन का आधार निम्न में से कौन सा अधिनियम है? तो आप देखोगे दोस्तों, साइमन कमीशन कौन सा है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपको पता है भारत में कब आया? 1928 में आया। गठन इसका 1927 में हो चुका था। जब ये आएगा तो भारत में इसका क्या होगा? विरोध। और विरोध का कारण क्या था? एक भी भारतीय सदस्य का नहीं होना, क्योंकि सारे के सारे इसमें कौन थे? अंग्रेज थे। जब एक भी भारतीय सदस्य नहीं था तो इसका विरोध होगा। क्लियर है? आपको पता होगा लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो जाएगी इसी के विरोध के समय पर। साइमन कमीशन में जब आप पढ़ोगे तो यही तो पढ़ते हो। अब साइमन कमीशन जब 1928 है तो एक्चुअल में इसका आधार कौन सा होगा? इससे पहले का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान था कि प्रति 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत में न्यायिक सुधारों की समीक्षा करेगा, और इसी समीक्षा के लिए ये साइमन कमीशन आएगा, लेकिन इसका विरोध होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आ रहा हूं, ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान आपको किस अधिनियम में देखने को मिलेगा? किसकी बात की है? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सीपीएससी। लेकिन ये वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में आप देखते हो इसकी स्थान पर कौन सा है? यूपीएससी। अगर बात करता है एग्जामिनर सीपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की, तो इसका राइट आंसर होगा 1919। लेकिन यही सीपीएससी आगे चल के क्या बन जाएगा? यूपीएससी। तो यूपीएससी आते ही आंसर हो जाएगा 1935। अगर हम सीपीएससी की बात करें दोस्तों, तो सीपीएससी के लिए 1923 में एक ली आयोग आएगा। कौन सा आएगा? ली आयोग। और ली आयोग की सिफारिश पर सर रोज बारकर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर रोज बारकर की अध्यक्षता में 1926 में सीपीएससी अर्थात केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान होगा। कौन से अधिनियम के तहत? 1919। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्लियर है? भारत में महिलाओं को मताधिकार, किसकी बात कर रहा है? भारत में महिलाओं को मताधिकार निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? अगर आप बात करें तो इसका राइट आंसर तो होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम में दोस्तों पहली बार मताधिकार की बात की गई, लेकिन आधार रखा गया संपत्ति और शिक्षा। 2 आधार थे। संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था 1919। और संपत्ति की बात करें तो वार्षिक आय रखी गई थी 10,000। और बात कर रहे हैं आप 1919 के अधिनियम की, तो सोचिए कि 10,000 वर्तमान की कितनी आय होगी? इतनी जिसकी वार्षिक आय है वही व्यक्ति मत देगा। लेकिन वर्तमान में ये नहीं है। वर्तमान में क्या चलती है? वयस्क मताधिकार। और आप पढ़ते हो
कि वयस्क मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। कितनी थी? 21 वर्ष, है ना। और वर्तमान में कितनी हो गई है? ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष हो गई है। क्लियर है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान हुआ। अगर पूछा जाए पहली बार कौन सा देश है जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया, तो वो दिया दोस्तों न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने 1893 में। कब दिया? 1893 में पहली बार जो कोई देश महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया तो वो न्यूजीलैंड, याद रखना है। और एग्जामिनर बात करे भारत में महिलाओं के मताधिकार की तो आपका आंसर हो जाएगा 1919। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से नीति निर्देशक तत्व किसकी बात की है एग्जामिनर ने? डीपीएसपी, जो हमने पढ़े थे अभी। कहां से ले लिए हमने? भारत के संविधान में कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। मूल संविधान में थे क्या? बिल्कुल थे। आर्टिकल देखोगे आप 36 से लेकर 51, भारतीय संविधान का भाग 4, इसमें आपको देखने को मिलेंगे डीपीएसपी। और डीपीएसपी की बात कर रहा है, कौन सा शामिल नहीं है? तो डीपीएसपी आप देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाह, क्या पूछा है? ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 के फर्स्ट में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो आर्टिकल 19 है। इसका मतलब इसका राइट आंसर तो हो जाएगा यही। लेकिन साथ में ऑप्शन को भी पढ़ लो। समान नागरिक संहिता बिल्कुल डीपीएसपी है। दूसरा क्या है? मद्यपान निषेध, ये भी डीपीएसपी है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ये भी है। तो देखो समान नागरिक संहिता किसमें है? आर्टिकल नंबर 44। अगर मद्यपान निषेध की बात करें तो आर्टिकल 47 जो है वो मद्यपान निषेध की बात करता है। अगर कुटीर उद्योगों की देखें तो आर्टिकल 43 जो गांधीवादी विचारों को दिखाएगा, ये आर्टिकल 43 है जो कि कुटीर उद्योगों के बढ़ावा की बात करता है। तो जो 3 ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 हैं ये तो डीपीएसपी में शामिल हैं। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता जो आप पढ़ोगे आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब आप देखेंगे पोर्टफोलियो व्यवस्था। भारत में अगर बात करें विभागीय प्रणाली की, तो विभागीय प्रणाली के जनक के रूप में माना जाता है लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड माल्य की बात करें तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में आपने पढ़ा था। मिंटो वायसराय थे 1909 के भारत शासन अधिनियम में। ये जो मिंटो है इनको किसका जनक था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? अगर चेम्सफोर्ड की बात करें तो आपने देखा था 1919 के भारत शासन अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? ठीक है, अब बात कर रहा है एग्जामिनर अनुसूचियों को लेकर, और ये प्रश्न बेटाओ RS प्री 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अब अनुसूचियों की बात की गई है तो थोड़ा अनुसूचियों की डिटेल पढ़ लें। मुझे बता दो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, कमेंट करके बताना। वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है बेटा 12, और मूल संविधान में कितनी थी? 8। क्लियर है? कितनी अनुसूची थी? जब आप मेरी क्लास देखोगे अनुसूचियों को लेकर तो आप देखोगे मैंने पूरी अनुसूचियां आपको एक क्लास में कवर कराई हैं। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो भी मैंने हल करने का प्रयास किया था एक ही क्लास में। तो अनुसूची कितनी थी मूल संविधान में बेटा? 8, और वर्तमान में बात करें तो अनुसूची 12। इसका मतलब 9, 10, 11 और 12 अनुसूची बाद में जुड़ी हैं। 9 की अगर बात करें तो पहला संविधान संशोधन 1951, 10वें की बात करें तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11 की बात करें तो 73वें के द्वारा, और 12 की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। क्लियर है? ये थी अनुसूची। एग्जामिनर बात कर रहा है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पहले फर्स्ट संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नवी अनुसूची की थोड़ी अगर डिटेल में देखें दोस्तों तो नवी अनुसूची में आप देखते हो भू राजस्व और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया। इसके एक तो ये पढ़ा था, दूसरा इसमें पढ़ा था न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये प्रावधान था, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। दूसरा हमने पढ़ा था प्रारंभ में इसमें मात्र 13 विषय जोड़े गए थे, लेकिन इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते 284 हो गई थी। फिर हमने पढ़ा था कोहलोवाद 2007। कौन सा पढ़ा? कोहलोवाद 2007
में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है वो जजमेंट देगा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अनुसूची में जोड़े गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आज की क्लास में बस इतना। मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आऊं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा ऐसे ही 25 प्रश्नों को लेकर। तब तक आपसे आप जिस तरह का स्नेह और प्यार हमारे लिए दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मैं फिर से आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।